नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनीवेयर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर जो है राजस्थान जीके का जो सिलेबस है वो क्लियर करवा रहा हूँ साथियों। ठीक है, और आज उसी राजस्थान जीके के सिलेबस के अंडर जो है हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी प्रमुख उपलब्धियां तथा मुगल राजपूत संबंधों के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं साथियों। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से या इस टॉपिक के ऊपर, वो है जो हम इस चैप्टर के अंदर जरूर क्लियर करेंगे साथियों। ठीक है, बहुत ही मजेदार कुछ जो है अपनी ये वीडियो सीरीज होने वाली है आज की। इसके अंदर बहुत ही सारे जो है अमेजिंग और मजेदार फैक्ट जो है हम डिस्कस करेंगे साथियों। लेकिन वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसका जो है नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी साथियों। ठीक है, आप हमें जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर जो है हम लेटेस्ट न्यूज और जो भी भर्तियां आती है उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वहां पर हम अपलोड कर देते हैं साथियों। और अगर इस पेपर की इस पूरे राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा का जो क्रैश कोर्स का जो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनीवेयर एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। तो बिना कोई वक्त को जो है खराब किए हम जो है आज के इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो ठीक है। उससे पहले उससे रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, राजपूत शब्द जो है संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। ठीक है, राजपूत शब्द जो है वो संस्कृत के राजपुत्र का जो है अपभ्रंश है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। किस किस के अंदर? चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों एवं बाण भट्ट के हर्ष चरित्र के अंदर राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे। जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनसे पहले के जो भी शासक हुए थे उनको जो है हम क्षत्रिय कह लेते थे। ठीक है, उस समय जो वे शासक थे वे क्षत्रिय कहलाते थे। अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आक्रमण के बाद होने लगा था। ठीक है, मुसलमानों के जो आक्रमण थे उनके बाद जो है इन्हीं शासकों को जो है जाति के रूप में जो है राजपूत कहा जाने लगा। ठीक है, अब देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। इस संबंध के प्रमुख मत इस प्रकार है। इस जो संबंध में जो प्रमुख मत जो है इस प्रकार है। हम उन मतों को जो देख रहे हैं, पहला जो लेते हैं हम वो है आपके अग्निकुंड से उत्पत्ति। किसी का कहना है कि यह आपके अग्निकुंड से उत्पत्ति। ठीक है, इनके जो अग्निकुंड से उत्पत्ति जो भी मत है इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो देखिए, पहला है आपके राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कवि चंद्रबरदाई, ठीक है, कवि चंद्रबरदाई ने जो अपने ग्रंथ जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो के अंदर किया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश हुए हैं। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यानी राजपूतों के जो है 4 वंश जो है इनके अनुसार जो है पृथ्वीराज रासो के अंदर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं आपके? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर जो है यज्ञ कुंड से उत्पन्न किए थे। ठीक है, चौहान ऋषि जो है आपके वशिष्ठ ने जो है आबू पर्वत पर जो है यज्ञ कुंड से जो है इनको उत्पन्न किया था। अब देखिए, कर्नल टॉड और विलियम कुक ने इस मत का प्रयोग राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के संबंध में किया है कि यज्ञ द्वारा इनको शुद्ध करके भारतीय समाज में मिलाया गया है। ये कहा गया है कर्नल टॉड और विलियम कुक के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सूर्य व चंद्र वंशीय उत्पत्ति। सूर्य व चंद्रवंशीय उत्पत्ति। तो इसके अंदर देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताया है। राजपूतों को जो है सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताया है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, डॉक्टर ओझा के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं। ठीक है, राजपूत जो है प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं। सीवी वैद्य ने इस मत का समर्थन किया है। सीवी वैद्य ने जो है इस मत का समर्थन किया है। तीसरा आता है हमारे पास विदेशी उत्पत्ति का मत। अब विदेशी उत्पत्ति का मत क्या कहता है? तो देखिए, पहला पॉइंट, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने जो है सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया था। दूसरा देखिए, कर्नल टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियन जाति का वंशज माना है। राजपूतों को जो है शक और सीथियन जाति का वंशज माना है। टॉड ने शकों और राजपूत जाति के रीति रिवाजों में साम्यता के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया है। टॉड के मत का समर्थक उसके जीवनीकार क्रुक ने भी किया है। ठीक है, उसके जीवनीकार जो क्रुक है उसने भी किया है। देखिए,
वी.ए. स्मिथा भी राजपूतों को विदेशियों की संतान मानती है। ठीक है, वी.ए. स्मिथ भी जो है राजपूतों को विदेशियों की संतान मानते हैं। उनके अनुसार जो है शक और यूची की भांति गुर्जर और हूण जातियां हिंदू धर्म में मिलकर हिंदू बन गई थी। ठीक है, इन्हीं से अनेक राजपूत वंशों का जो है उदय जो है माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा हम गुर्जरों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर जाति का वंशज माना है। ठीक है, गुर्जर जाति का वंशज माना है डॉक्टर भंडारकर ने। उनके अनुसार गुर्जरों का जो है हूण से निकट संबंध था और ये दोनों जातियां विदेशी जातियां थी। कौन सी जातियां थी? विदेशी जातियां थी। पांचवा आता है हमारे पास ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो देखिए डॉक्टर भंडारकर ने कुछ राजपूत वंशों को जो है ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। इनके अनुसार बिजोलिया शिलालेख और कायम खां रासों में चौहानों को ब्राह्मण बताया है। चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण बताया है। इसी प्रकार गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई थी ऐसा माना जाता है। नागर ब्राह्मणों से हुई है ऐसा माना जाता है। अब बात आती है पहला अपने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश को डिस्कस करें उससे पहले निवेदन है साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर 8306101800 पर अपना नाम और अपना सिटी लिखकर आप जो है हमें सेंड कर दे साथियों, ताकि आप हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ सकें और वहां पर सभी PDF फाइल्स का जो है आप आनंद उठा सके, उनको डाउनलोड कर सकें। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए पॉइंट यहां से शुरू करते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो है 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मारवाड़ में प्रतिहार राजवंश का अधिवासन हो चुका था। जो है आपके मारवाड़ के अंदर जो है प्रतिहार राजवंश का जो अधिवासन हो चुका था। इस प्रकार यहाँ राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजपूत जो है राजवंश माना जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजपूत राजवंश माना जाता है। चूंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत की कोई इकाई नहीं थी। राजस्थान का यह भाग जो है गुर्जरात्रा कहलाता था। क्या कहलाता था उस टाइम? गुर्जरात्रा कहलाता था। इसलिए इसको जो है गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार राजवंश कहा जाता है। मिस्टर जैक्सन और डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें विदेशी माना है। ठीक है, मिस्टर जैक्सन और डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें विदेशी माना है, जबकि डॉक्टर ओझा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। गुर्जर प्रतिहार जो है आपके वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। नैणसी ने जो है प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। इसमें मंडोर, जालोर, राजोगढ़ जो कि अलवर के अंदर है, उज्जैन, कन्नौज, भड़ोच के जो है प्रतिहार प्रमुख है। इसमें से जो 26 शाखाओं का वर्णन किया इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं आपके? मंडोर, जालोर, राजोगढ़, उज्जैन, कन्नौज और भड़ोच के जो है प्रतिहार जो है प्रमुख माने जाते हैं साथियों। अब बात करते हैं मंडोर के प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला आता है आपके हरिश्चंद्र। ठीक है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिसमें रोहिल्दी भी कहते हैं, जिसे रोहिल्दी भी कहा जाता है हरिश्चंद्र को। ठीक है, यहाँ प्रतिहारों का गुरु भी था। ध्यान रखना है, यहाँ प्रतिहारों का जो है आपके गुरु भी माना जाता है। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र हुए, जो कि भोगभट, कदक, ठीक है, भोगभट, कदक, रजिल और दह नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कौन कौन से? भोगभट, कदक, रजिल और दाह नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इन चारों ने मिलकर जो है मांडव्यूपर यानी मंडोर को जीता था। किसको? मंडोर, जिसको कहते हैं मांडव्यूपर भी कहा जाता है। मांडव्यूपर भी कहा जाता है मंडोर को। ठीक है, फिर आती है बात रजिल। तो हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र रजिल मंडोर के प्रतिहारों का दूसरा शासक था। हरिश्चंद्र का जो तीसरा पुत्र था, हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र जो था रजिल, वो मंडोर के प्रतिहारों का जो है दूसरा शासक माना जाता है। अब बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। यहां मंडोर के प्रतिहारों का प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, यहां मंडोर के प्रतिहारों का प्रथम शासक माना जाता है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने जो है मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने जो है मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, बात आती है सिल्लुक के बारे में। तो देखिए इस वंश के 10वें शासक सिल्लुक ने जो है वल्ल देश में अपनी सीमाओं का विस्तार किया और वल्ल मंडल के शासक भाटी देवराज को पराजित किया था। ठीक है, वल्ल मंडल के जो शासक थे भाटी देवराज, उनको जो है इन्होंने हरा दिया था, पराजित कर दिया था। फिर बात आती है कक। ठीक है,
कक्कक, ठीक है। इसने त्रिपक्षीय संघर्षों में जो है गौड़ों के विरुद्ध, ठीक है, जो गौड़ वंश थे, उन जो गौड़ थे, गौड़ों के विरुद्ध जो है इन्होंने युद्ध किया था। वह स्वयं व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और विविध भाषाओं का ज्ञाता था और निपुण कवि भी था, ठीक है। विविध भाषाओं का जो है ज्ञाता और एक निपुण जो है कवि माना जाता था। अब देखिए बाउक, तो बाउक ने 837 ईस्वी में एक प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन करवाकर उसे मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाया था, ठीक है। अपने वंश का जो है वर्णन करवाया और उसे जो है मंडोर का जो विष्णु मंदिर है उसके अंदर लगवाया था, ठीक है। कालांतर में इस प्रशस्ति को जोधपुर शहर के कोर्ट में लगवा दिया था, ठीक है। बाद में जो है इसी प्रशस्ति को जोधपुर शहर के कोर्ट के अंदर जो है लगवा दिया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बाउक के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, ये जो बाउक था अपना क्लियर हो चुका। अब हम कक्कुक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कक्कुक ने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो गटियाले के लेख के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है गटियाले के लेख से रिलेटेड, इसलिए यहां पर इस पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है। कक्कुक ने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे कक्कुक के द्वारा। उनको जो है गटियाले के लेख के नाम से कहा गया था, उनको जाना गया है, ठीक है। इन शिलालेखों में एक शिलालेख का अंतिम श्लोक स्वयं कुक्कुक ने रचा, ठीक है। एक जो शिलालेख था उसका अंतिम श्लोक स्वयं कुक्कुक ने रचा था, जिसकी उसकी विद्वता प्रमाणित होती है, जिससे उसकी जो विद्वता थी वो प्रमाणित होती है। नेक्स्ट होता है कुक्कुक के पश्चात मंडोर के प्रतिहारों का श्रृंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। इस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि मंडोर से संबंधित प्रतिहार वंश छोटे छोटे सामंतों के रूप में जोधपुर के आसपास रहने लगे थे। अब बात करते हैं जालोर के प्रतिहारों के बारे में, ठीक है। तो इस शाखा के प्रतिहारों का भी उद्भव मंडोर से ही प्रतीत होता है। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना। जो चावड़ थे उनसे जो है भीनमाल का राज्य छीन लिया, ठीक है, भीनमाल का जो राज्य छीन लिया। तदंतर आबू, जालोर आदि स्थानों पर जो है उसका अधिकार ही रहा और फिर उज्जैन उनकी राजधानी रही थी। उज्जैन जो है उसकी राजधानी रही थी, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय के बाद, त्रिपक्षीय संघर्षों में विजय के बाद इन्होंने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। अब बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। 730 से लेकर 756 ईस्वी के बीच के ये जो है समयावधि है। अब देखिए, पहला नागभट्ट प्रथम को अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। जो अरब आक्रमणकारी थे उनका सामना करने के लिए सफलतापूर्वक जो है आपके सामना करने के लिए जो सफलतापूर्वक करने का जो श्रेय दिया जाता है सामना करने का, वो दिया जाता है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम के बाद कुक्कुक और देवराज ने जालोर का प्रशासन किया था। इन दोनों का शासन जो है 756 से लेकर 775 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वत्सराज के बारे में, ठीक है। इसको शुरू करें साथियों, एक बार उससे पहले जो है नीचे शेयर के बटन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें इसको। आपका एक शेयर हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं वत्सराज के बारे में। 775 से 800 ईस्वी के बीच की बात है ये। तो देखिए, पहला पॉइंट लेते हैं हम। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भाग लिया था। 3 पक्षीय जो संघर्ष था उसके अंदर भाग लिया था। उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। पाल शासक जो धर्मपाल था उसको इसने पराजित किया था। ओशिया के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ओशिया के जो प्रसिद्ध महावीर मंदिर का जो निर्माण है प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए, जालोर में उद्योतन सूरी, ठीक है। जालोर में उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला, ठीक है। जालोर में उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला तथा जैन आचार्य जिनसेन द्वारा जो है हरिवंश पुराण की रचना वत्सराज के समय में हुई थी। हरिवंश राज, ठीक है। हरिवंश पुराण की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वत्सराज के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के बारे में। तो नागभट्ट द्वितीय 800 से लेकर 833 ईस्वी के बाद इनके जो है शासनकाल। मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। यह भगवती देवी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यह किसके लिए प्रसिद्ध था? भगवती देवी की भक्ति के लिए यहाँ प्रसिद्ध माना जाता है साथियों, याद रख लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मिहिरभोज के बारे में। तो देखिए, नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र, ठीक है, रामभद्र
जो है 833 से 836 ईस्वी निर्बल शासक माना जाता है। नागपुर द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था, जो आपके रामभद्र था जिसका नाम, वो एक निर्बल जो है शासक था। उसका उत्तराधिकारी मिहिर भोज यानी भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। जो मिहिर भोज था, जो जिसको भोज प्रथम भी कहा जाता है, वो जो है बहुत ही जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है। दूसरा देखिए, उसके बारे में जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत उसकी ग्वालियर प्रशस्ति है। इसके बारे में जो ज्यादातर जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें ग्वालियर प्रशस्ति के द्वारा। उसने प्रभास और आदि वराह की उपाधियां धारण की तथा वराह प्रकार की मुद्रा जारी की थी। ठीक है, मिहिर भोज ने किस प्रकार की जो है मुद्रा जारी की थी, तो वह वराह प्रकार की जो है आपके मुद्राएं जारी की थी। अब देखिए, अरब यात्री सुलेमान के अनुसार आदि वराह इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था। आदि वराह जो है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट महेंद्रपाल प्रथम के बारे में। किसके बारे में साथियों? महेंद्रपाल प्रथम के बारे में डिस्कस करे हैं 885 से लेकर 910 ईस्वी तक। तो देखिए, महेंद्रपाल के गुरु राजशेखर, महेंद्रपाल के गुरु का क्या नाम था साथियों? एग्जाम में अगर पूछ ले जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो महेंद्रपाल के गुरु का नाम था आपके राजशेखर ने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्वसाल मंजिका, ठीक है, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वसाल मंजिका, बाल रामायण आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी महेंद्रपाल प्रथम ने। ठीक है, महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी महिपाल के समय बगदाद निवासी अलमसुद्दी ने भारत की यात्रा की थी। महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी महिपाल का जो समय काल था, शासन काल था, उस समय जो है बगदाद का निवासी जो था अलमसुद्दी, वह भारत के अंदर आया था, भारत के अंदर यात्रा पर आया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल शासक था, जिसने गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव ने पराजित कर कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होता है महेंद्रपाल प्रथम से रिलेटेड। अब सेकंड पॉइंट आता है अपने पास चाहमान अथवा चौहान वंश। ठीक है, चाहमान वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको चौहान वंश भी कहा जाता है। तो देखिए, पहला, सांबर के चौहानों की कुल देवी किसको कहा जाता है? शाकंभरी माता या शांबर। ठीक है, सांबर के जो चौहान थे उनकी कुल देवी किसे माना जाता है? शाकंभरी देव माता को या सांबर को माना जाता है। दूसरा देखिए आप, सीकर के जो चौहान थे उनकी कुल देवी किसको माना जाता है? जीण माता को। ठीक है, सीकर के अंदर है। फिर बात आती है अपने जालौर के चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है? आशापुरा माता को। ठीक है, जालौर के जो चौहान थे उनकी जो कुल देवी थी उनको माना जाता है आशापुरा माता को। अब बात करते हैं उत्पत्ति संबंधी मत के बारे में। इनके उत्पत्ति संबंधी जो मत थे चौहानों के, उनके बारे में। तो देखो, चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने इसी मत का समर्थन किया है। ठीक है, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण है उन्होंने जो है इसी मत का जो है समर्थन किया है। कर्नल टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है। कर्नल टॉड जो थे उसने चौहानों को विदेशी माना है। क्रुक, डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर भंडारकर, भी चौहानों की विदेशी जातियों के वंशज माने जाते हैं। जो क्रुक थे, डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर भंडारकर जे, वो चौहानों की जो है विदेशी जातियों के वंशज मानते हैं। अब देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को आपके वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। क्या माना है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। कायम का रासो तथा चंद्रावती के लेख में भी चौहानों को ब्राह्मणी वंश माना गया है, ब्राह्मणी वंश माना गया है। याद रखना है साथियों आपको। अब देखते हैं साथियों चौहानों का मूल स्थान। जो चौहान थे, चौहान जो थे उनका जो मूल स्थान है, तो देखिए पहला आपके अनंत प्रदेश सीकर के अंदर इनका मूल स्थान। देखिए, चौहाना का मूल स्थान हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार, देखिए जो अनंत प्रदेश सीकर है वो किसके अनुसार माना जाता है? हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार अनंत प्रदेश सीकर माना गया है। ठीक है, दूसरा देखिए पुष्कर, तो हमीर महाकाव्य यानी नयन चंद्री, ठीक है, नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य व सृजन चरित्र यानी चंद्रशेखर के अनुसार चौहानों का जो प्रारंभिक स्थान था, मूल स्थान था, वो पुष्कर माना गया है। अब बात करते हैं हम शाकंभरी यानी सांबर के बारे में। तो देखिए पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का प्रारंभिक स्थान
शपाल दक्ष या शांबर था। ठीक है, शपाल दक्ष या शांबर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख चौहान शाखाएं कौन कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पर इस साइड में शाखा आ जाएगा, यहाँ पर स्थापना और यहाँ पे संस्थापक। तो पहला आता है आपके शपाल दक्ष। ठीक है, शपाल दक्ष की जो स्थापना कब हुई थी 551 ईस्वी में, और इनके संस्थापक कौन थे, वासुदेव। दूसरा है अजमेर के चौहान, इनकी जो स्थापना 1113 ईस्वी में हुई थी और इनके संस्थापक थे अजयराज। फिर आता है नाडोल के चौहान। ठीक है, नाडोल के चौहान, इनकी स्थापना हुई थी 960 ईस्वी में और इनके जो संस्थापक थे वे थे आपके लक्ष्मण। फिर आता है आपके जालोर के चौहान। ठीक है, फिर जालोर के चौहान, इनके जो स्थापना हुई थी, जालोर के चौहानों की स्थापना हुई थी वो थी आपके 1181 ईस्वी में और ये इनके जो संस्थापक थे वे थे आपके कीर्तिपाल। फिर बात करते हैं हम रणथंभौर के चौहान। ठीक है, रणथंभौर के चौहान और इनके जो स्थापना हुई थी वो थी आपके 1194 ईस्वी में और इनके जो संस्थापक थे वे थे आपके गोविंद राज। ठीक है, बात करते हैं छठा हमारे पास हाड़ौती के चौहानों के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हाड़ौती के चौहानों का जो स्थापना था, हाड़ौती के जो चौहान थे उनकी स्थापना जो थी वो थी आपके 1241 ईस्वी। ठीक है, 1241 ईस्वी को मानी जाती है और इनकी जो स्थापना थी वे थी आपके देवी सिंह हाड़ा के द्वारा। फिर सातवां लास्ट हमारे पास सिरोही के चौहान। ठीक है, तो सिरोही के चौहान इनके 1311 ईस्वी में हुई थी और स्थापना, और इनके जो राव लुम्बा थे वे थे आपके संस्थापक। तो यहाँ पर हमने जाना है कि राजस्थान के प्रमुख चौहान कौन थे। ठीक है, सॉरी, राजस्थान के जो प्रमुख चौहान थे उनकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से उनकी स्थापना किसने की और उनके संस्थापक कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सांबर या शाकंभरी या शपाल दक्ष या अजमेर का चौहान वंश। चारों एक ही है। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी पॉइंट अगर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट वहां पर काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं पहला हम वासुदेव के बारे में। तो देखिए शपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था। शपाल दक्ष के जो चौहान थे उनका आदि पुरुष जो था वो वासुदेव था। उसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। 551 ईस्वी के अंदर जो है उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव द्वारा ही करवाया गया था। बिजोलिया के जो शिलालेख थे उसके अनुसार जो सांबर झील का निर्माण था वो वासुदेव द्वारा ही करवाया गया था। फिर बात आती है आपके गुवक प्रथम। देखिए गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। गुवक प्रथम प्रतिहार शासक जो था नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। इसने सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ चौहानों के इष्ट देव माने जाते हैं। हर्षनाथ जो है चौहानों के इष्ट देव माने जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रराज की। ठीक है, अब देखिए चंदन राज के बारे में, सॉरी, तो इसने देखिए दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया था। चंदन राज ने जो है दिल्ली के तोमर शासक जो थे उनको पराजित किया था। चंदन राज की पत्नी रुद्राणी यानी आत्मप्रभा प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख जलाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों और बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कि चंदन राज की जो पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी, ठीक है, जिसको आत्मप्रभा भी कहा जाता है, वहां प्रतिदिन जो है पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव जो महादेव थे उनके सम्मुख या उनके सामने जो है जलाती थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम सिंहराज के बारे में। ठीक है, तो सिंहराज के बारे में देखिए चौहान प्रारंभ में जो है प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, चौहान जो थे प्रारंभ में प्रतिहारों की जो अधीनता थी उसको स्वीकार करते थे। अब देखिए सिंहराज को प्रथम, ठीक है, सिंहराज को प्रथम स्वतंत्रता चौहान शासक माना जाता है। सिंहराज को जो है प्रथम स्वतंत्रता शासक भी माना जाता है, स्वतंत्र चौहान शासक भी माना जाता है। अब देखिए विग्रहराज द्वितीय, इसके समय का हर्षनाथ लेख, इसके समय का जो हर्षनाथ लेख है जानकारी का जो है महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यहीं से जो है इसी के द्वारा जो है जानकारियां मिली थी। अब देखिए विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को जो है पराजित किया था। चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, उसको जो है पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय ने बड़ोच में अपनी कुल देवी, ठीक है, विग्रहराज द्वितीय की जो कुल देवी थी बड़ोच के अंदर, ठीक है, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज द्वितीय के द्वारा। ये जो है उनकी कुल देवी थी बड़ोच के अंदर। अब बात करते हैं दुर्लभ राज द्वितीय, ठीक है, तो इसने नाडोल के महेंद्र चौहान को पराजित किया था। इससे
दुर्लज्ञ मेरु जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके वह कहा जाता है। दुर्लभ राज द्वितीय जो था, दुर्लभ राज द्वितीय जो था उसको जो है दुर्लज्ञ मेरु भी कहा जाता है, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसने जो भी आज्ञा देते थे उनका कोई उल्लंघन नहीं करता था, तो इसलिए उन्हें जो है दुर्लज्ञ मेरु भी कहा जाता था। अब बात आती है पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। ठीक है, माना जाता है कि इसने पुष्कर में 700 चालुक्य वंशों की जो है हत्या करवा दी थी। ठीक है, 700 जो चालुक्य वंश थे उनकी हत्या करवा दी थी। अब देखिए अजय राज के बारे में 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक, 1113 से 1133 ईस्वी तक। पहला आता है हमारे पास अजय राज ने 1113 ईस्वी में, अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया था। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना की, फिर इसे जो है राजधानी बनाया। उसने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे, उसने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का भी नाम मिलता है, जो कुछ सिक्के थे उसके ऊपर जो है उनकी जो रानी थी सोमलवती उसका भी नाम देखने को मिलता है। अजय राज ने प्रशासन अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। अजय राज जो था उसने अपने पुत्र जो है अर्णोराज को जो है अपना शासन सौंपकर जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। अब देखिए अजय राज ने तुर्क शासक शहाबुद्दीन को हराया। तुर्क शासक जो था शहाबुद्दीन उसको हराया। वह अहिल पाटन मूल राज को हरा दिया था। अहिल पाटन मूल राज जो था उसको हराया। वह मालव प्रदेश को जो है, मालव को जो है नरवर्मन, ठीक है, मालव को जो है नरवर्मन को हराया। ठीक है, मालव को जो है नरवर्मन को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके समय श्वेतांबर व दिगंबर में शास्त्रार्थ हुआ था। इसके समय के अंदर ही जो है श्वेतांबर व दिगंबर के अंदर शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी अध्यक्षता अजय राज ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने। अजय राज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजय मेरु दुर्ग बनवाकर अजमेर बसाया था। अजय मेरु दुर्ग बनाया था इन्होंने पहले, और फिर जो है अजमेर को बसाया था। अब देखिए अजय राज का समय चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। अजय राज का जो समय होता है, अजय राज का जो समय है वह चौहानों के साम्राज्य विस्तार का, चौहानों का जो साम्राज्य था उसके विस्तार होने का जो है समय माना जाता है। अब बात करते हैं अजमेर नगर है। ठीक है, तो उसकी जो आपके ये अजमेर नगर जो है कब बसा था, ध्यान रखने के साथ आपका। ठीक है, तो ये आपके जो है 1113 ईस्वी के अंदर बसाया गया था। उदयपुर कब बसाया गया था? 1559 ईस्वी के अंदर। जोधपुर आपके 1459 ईस्वी। बीकानेर कब हुआ था? आपके 1488 ईस्वी के अंदर। किशनगढ़ 1609 ईस्वी के अंदर। झालावाड़ 1838 ईस्वी के अंदर। जैसलमेर 1155 ईस्वी के अंदर। और जयपुर जो है आपके 1727 ईस्वी के अंदर बसाए गए थे। इस प्रकार इनके नगरों की जो है आपको ये कब बसाए गए थे उनकी जो है यहाँ पर ईयर मैंने यहाँ पर शो किया है साथियों। इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब भी आपको पूछा जाए तो आप इनका आंसर सटीकता से दे सकें। अब बात करते हैं हम अर्णोराज के बारे में। ठीक है, अर्णोराज या आनाजी, जिनका शासनकाल 1133 से 1150 ईस्वी तक माना जाता है। इनका क्षेत्र सिंधु व सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। इनका जो आपके क्षेत्र माना जाता है, इनका जो शासन क्षेत्र माना जाता है वो सिंधु और सरस्वती नदी तक फैला हुआ मानते हैं। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनाया था। ठीक है, अर्णोराज था उसने जो है पुष्कर के अंदर वराह मंदिर बनाया था। इसका जीर्णोद्वार मेवाड़ के समर सिंह ने करवाया था। इसका जो जीर्णोद्वार जो था वो जो है मेवाड़ का जो शासक था समर सिंह उसने करवाया था। वराह की मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फेंकवा दिया था। ठीक है, वराह की जो मूर्ति थी वह जहांगीर ने जो है पानी में फेंकवा दी थी। इसके समय चौहान चालुक्य संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया था। इस क्रम में चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में अर्णोराज को पराजित किया था। ठीक है, आबू के निकट जो है युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो है अर्णोराज जो है पराजित हो गया था। अब देखिए आना सागर झील के बारे में। आना जी ने 1137 ईस्वी में तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करके नाग पहाड़ व तारागढ़ मध्य, ठीक है, चंद्रा व लूणी नदी पर झील बनवाई थी। ठीक है, लूणी और चंद्रा के अंदर जो है जो आपके झील बनवाई थी, आना सागर झील। अब देखिए ये आपके आना जी के द्वारा बनवाई की थी। ठीक है, अर्णोराज के द्वारा, इसलिए जो है इसको आना सागर झील भी कहा जाता है। देखिए साथियों, झील पर जहांगीर ने शाही बाग, दौलत बाग, सुभाष बाग बनवाए थे। कौन कौन से? शाही बाग,
दौलत बाग और सुभाष बाग बनवाए थे। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने यहाँ इत्र का आविष्कार करवाया था। ठीक है, नूरजहां की मां जो थी अस्मत बेगम, उसने जो है यहाँ पर इत्र का आविष्कार करवाया था। ठीक है, अब देखिए अर्णोराज की हत्या करके उसके पुत्र जगदेव ने कर दी। ठीक है, आपके अर्णोराज की जो हत्या है उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। ठीक है, चौहान का पितृहंता शासक जो है जगदेव माना जाता है। चौहानों का पितृहंता शासक कौन माना जाता है? जगदेव माना जाता है, जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी अर्णोराज की। अब देखिए मेवाड़ का पितृहंता उदा, मारवाड़ का पितृहंता मालदेव है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता कौन है? मिहिर भोज। देखो गुर्जर प्रतिहारों का जो पितृहंता है वो आपके मिहिर भोज को माना जाता है। अब बात करते हैं साथियों अब बात करेंगे हम विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों, जो कि विशलदेव है। ठीक है, आपकी 1153 से 1163 ईस्वी तक माना जाता है। इनका उपनाम क्या है? कवि बांधव या कट्टी बांधव। ठीक है, कवि बांधव या कट्टी बांधव, जो कि जयानक ने इनको कहा था। अब देखिए पहला पॉइंट, इसका समय चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका जो समय था वह आपके चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। विग्रहराज के समय भारत की राजधानी अजमेर थी। भारत की जो राजधानी थी, ठीक है, वो थी आपके अजमेर, विग्रहराज चतुर्थ के समय। अब देखिए दूसरा, शिवालिक स्तंभलेख विग्रहराज ने दिल्ली में लिखवाया। इसमें विग्रहराज को विष्णु का अवतार कहा जाता है। शिवालिक जो स्तंभलेख जो था विग्रहराज ने जो है दिल्ली के अंदर लिखवाया था, और इसमें जो है विग्रहराज को विष्णु का अवतार माना जाता है। विग्रहराज जो था इसको विष्णु का अवतार कहा गया है। अब देखिए हरिकेली नाटक, संस्कृत भाषा के अंदर जो है विग्रहराज ने हरिकेली नाटक को लिखवाया था। इसकी जो कुछ पंक्तियां थी ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड के राजा राम, ठीक है, राजा राम मोहन राय स्मारक में लिखी हैं। वह कुछ पंक्तियां जो हैं ढाई दिन के झोंपड़ी की सीढ़ियों पर भी लिखी गई हैं। हरिकेली नाटक जो है वो संस्कृत के अंदर लिखा गया था, जो कि विग्रहराज ने लिखवाया था। और इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो आपके राजा राम मोहन राय स्मारक के अंदर, और कुछ पंक्तियां जो है ढाई दिन के झोंपड़ी की सीढ़ियों पर लिखी हुई है। हरिकेली नाटक में किरात यानी शिकारी शिव व अर्जुन के मध्य संवाद है। अर्जुन के मध्य और शिव के मध्य जो है संवाद को भी इसके अंदर दर्शाए गए हैं। धर्म घोष के कहने पर विग्रहराज ने पशु हत्या पर रोक लगवाई थी। ठीक है, धर्म घोष के कहने पर ही जो है विग्रहराज चतुर्थ ने जो है पशु हत्या जो थी उसके ऊपर रोक लगवा दी थी। अब देखिए संस्कृत पाठशाला अजमेर, विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला व सरस्वती मंदिर बनवाया था। ठीक है, विग्रहराज ने जो है आपके संस्कृत पाठशाला व सरस्वती मंदिर बनवाया था। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, जिसकी डिजाइन अबू बकर ने तैयार की थी। जिसकी डिजाइन जो थी वह अबू बकर के द्वारा तैयार की थी। पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ पंजाब शाह पीर, ठीक है, पर्सी ब्राउन जो था उसके अनुसार जो है यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है यहाँ पर। इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ पंजाब शाह का जो है 2.5 दिन का जो उर्स लगता है, इसलिए जो है इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। किलहॉर्न ने कहा कि विग्रहराज कालिदास व बहुभूति की होड़ करता है। ठीक है, किलर ने कहा था कि विग्रहराज कालिदास और बहुभूति की होड़ करता है। अब बात करते हैं विग्रहराज ग्रंथ के बारे में। तो देखिए ललित विग्रहराज सोमदेव के उदाहरण। ठीक है, इस ग्रंथ में विग्रहराज व इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का जो है वर्णन किया गया है ललित विग्रहराज के अंदर। अब देखिए दूसरा बिसल देव रासो नरपति नाला के द्वारा। ठीक है, परमार राजा भोज की पुत्री राजमती व बिसल देव के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन जो है इसके अंदर मिलता है हमें। इसके 4 भाग है, जिसमें विग्रहराज की उड़ीसा विजय का भी जिक्र किया गया है। विग्रहराज की जो उड़ीसा विजय थी उसका भी जिक्र इसके अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए सोमेश्वर, इसका विवाह अनंगपाल तोमर की जो पुत्री थी कर्ण आपके कर्पूरी देवी से जो है हुआ था, जिसमें हरिराज, ठीक है, जिसमें आपके हरिराज व पृथ्वीराज नामक 2 पुत्र हुए थे। हरिराज और पृथ्वीराज नामक 2 पुत्र इसके अंदर हुए थे। ठीक है, कर्पूरी देवी के। अब देखिए पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर 92, ठीक है,
अंतिम हिंदू सम्राट इसको माना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को जो है अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। इनका जन्म जो है आपके 1166 ईस्वी में अहिल पाटन यानी गुजरात के अंदर हुआ था। इनका जो उपनाम था वो था आपके दल पुंगल यानी विश्व विजेता दल थंबन उपाधि गज सिंह की है, ठीक है। राय पिथोरा और अंतिम हिंदू सम्राट, ये तीनों उपाधि जो है आपके किसकी मानी जाती है साथियों, आपके पृथ्वीराज तृतीय की। राय पिथोरा, अंतिम हिंदू सम्राट और दल पुंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नागार्जुन दमन के बारे में देखते हैं। नागार्जुन दमन के बारे में देखते हैं, 1178 ईस्वी के है। देखिए पृथ्वीराज का प्रारंभिक सहयोगी मुख्यमंत्री कदमदास व सेनापति भुवनमल, ठीक है, सेनापति जो था वो भुवनमल थे। इन्होंने पृथ्वीराज की वैसे ही सहायता की जैसे नागपास, ठीक है, नागपास से गरुड़ ने राम व लक्ष्मण की थी। पृथ्वीराज ने चचेरे भाई नागार्जुन व अपार गम्य का दमन किया था, ठीक है। नागार्जुन व अपार गम्य का इन्होंने दमन किया था। अब देखिए भंडानकों का दमन, अब देखते हैं हम भंडानकों के दमन के बारे में। 1182 ईस्वी की बात है। भंडानकन, ठीक है, भंडानक, ठीक है, भंडानक सतलज प्रदेश से आई जाती थी, ठीक है। भंडानक जो है आपकी सतलज प्रदेश से आई हुई जाति मानी जाती है, जिसका दमन पृथ्वीराज ने किया था। जिसका दमन किसके द्वारा किया जाता है, किया गया है था आपके पृथ्वीराज के द्वारा किया गया था। अब देखिए साथियों पृथ्वीराज दिग्विजय, ठीक है, पृथ्वीराज दिग्विजय नीति के बारे में। तो देखिए महोबा विजय या तुमुल का युद्ध, महोबा विजय या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी की, ठीक है। पृथ्वीराज वसेज महोबा शासक परमीर देव चंदेल, ठीक है, परमीर देव चंदेल को हराया व इस युद्ध में उनके सेनापति आला व उदल मारे गए थे। पृथ्वीराज ने महोबा पंजुराय को सौंपा था, ठीक है। पृथ्वीराज ने जो महोबा था वह पंजुराय को जो है सौंपा था। अब देखते हैं हम नागौर के युद्ध के बारे में, जो कि 1184 की बात है, ठीक है। पृथ्वीराज व गुजरात चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के मध्य संधि हो गई। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज व भीमदेव सेकंड के मध्य विवाद का कारण आबू की राजकुमारी इच्छिनी को बताया जाता है। उनके मध्य जो विवाद था वो कारण जो था वो माना जाता है आबू की राजकुमारी इच्छिनी को, ठीक है। अब देखिए पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के बारे में। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हरियाणा के अंदर, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय व गोरी का जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज की विजय हुई थी इसके अंदर, ठीक है। आपके इस युद्ध में पृथ्वीराज के साथ दिल्ली से गोविंद राय व पृथ्वीराज सेनापति खांडेराव भी था। पृथ्वीराज ने कन्नौज का शासक, ठीक है, पृथ्वीराज ने कन्नौज शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता, ठीक है, संयोगिता से विवाह कर लिया था। दूसरा देखिए आप तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में, 1192 ईस्वी की बात है, हरियाणा के अंदर ये इनके बारे में जो है कहा जाता है साथियों। अब देखिए गोरी 1,20,000 सेना लेकर रवाना हुआ था। गोरी जो है आपके 1,20,000 जो है सेना लेकर रवाना हुआ था, ठीक है। लाहौर से क्याम उल दूत भेजा था। लाहौर से किस दूत को भेजा था, आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए, अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो आपको बताना है। लाहौर से जो है क्याम उल दूत को इन्होंने जो है भेजा था। क्याम उल दूत को किसने भेजा था, सॉरी कहां से भेजा था, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा दूत जो था आपके रुकुनुद्दीन हमजा भेजा गया था। पहला दूत तो था आपके क्याम उल, ठीक है, दूसरा था आपके रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन हमजा को भेजा गया था। पृथ्वीराज का सेनापति उदयराज समय पर रवाना नहीं हो पाया। पृथ्वीराज का सेनापति सोमेश्वर व प्रताप सिंह को मोहम्मद गोरी से जो है वे मिल गए थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज के साथ जालोर से समर सिंह व मेवाड़ से सामंत सिंह व दिल्ली से जो है गोविंद राय भी था। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम आपको पता है, पृथ्वीराज के जो घोड़ा था उसका नाम जो था वो था आपका नाट्य रंबा, ठीक है। नाट्य रंबा जो है पृथ्वीराज के घोड़ा का नाम था। पृथ्वीराज थर्ड की जो छतरी है गजनी में व स्मारक अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज थर्ड की जो आपकी पृथ्वीराज तृतीय जो था उसकी जो छतरी है वो आपके गजनी के अंदर है और स्मारक जो है वो आपके अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज व गोरी के मध्य 21 युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज जो रासो है उसके अनुसार आपके पृथ्वीराज और गोरी के मध्य जो है 21 युद्ध हुए थे। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 युद्ध हुए थे। सृजन चरित्र के अनुसार 21
युद्ध माने जाते हैं। ठीक है, इन तीनों के अनुसार जो है इन युद्धों की संख्या बताई गई है साथियों। अब देखते हैं हम यहाँ पर, पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ नामक नगर बसाया था। पृथ्वीराज ने जो है दिल्ली के अंदर राय पिथौरागढ़ जो है वह जो है नगर बसाया था। पृथ्वीराज दरबार ने जनार्दन, विश्वरूप, वागीश्वर, विद्यापति और चंद्रबरदाई नामक विद्वान थे। ये जो है विद्वान जो थे आपके पृथ्वीराज के दरबार के अंदर माने जाते हैं। जनार्दन, विश्वरूप, वागीश्वर, विद्यापति, चंद्रबरदाई और ये जो है आपके इनके ये जो नाम के जो विद्वान पृथ्वीराज के दरबार में थे। पृथ्वीराज ने कला व साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष जो है पद्मनाभ को बनाया था, पद्मनाभ को जो है बनाया था। अब देखिए दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमय शासक कहा गया है। दशरथ शर्मा ने जो है पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमय शासक कहा है। अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ठीक है, इन पृथ्वीराज के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे ये। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कब माना जाता है, 1143 सजरी फारस ईरान के अंदर। ठीक है, और इनका वफात या मृत्यु, ठीक है, वफात या जो इनकी जो मृत्यु है वो आपके 1235 के अंदर जो है अजमेर के अंदर मानी जाती है। ख्वाजा को गरीब नवाज व सुल्तान अल हिंद भी कहा जाता है। ख्वाजा को जो है गरीब नवाज व सुल्तान अल हिंद भी कहा गया है। अजमेर दरगाह की गुंबद जो है गयासुद्दीन ने बनवाई थी। अजमेर दरगाह की जो गुंबद थी अजमेर दरगाह की, वह आपके गयासुद्दीन ने बनवाई थी। दरगाह को शुरुआत में इल्तुतमिश ने, ठीक है, दरगाह की जो शुरुआत थी वो आपके इल्तुतमिश ने की। वह निर्माण जो है आपके इनका पूर्ण निर्माण था वो आपके हुमायूं ने करवाया था। यहाँ बंडी देग, ठीक है, यानी कढ़ाई, यहाँ पर बंडी देग यानी कढ़ाई अकबर ने की, वह छोटी देह आपके जहांगीर ने भेंट की थी। ख्वाजा का 1 से 6 रजब उर्स लगता है। ठीक है, ख्वाजा का जो है 1 से 6 तो जो है रजब लगता है, जिसका उद्घाटन भीलवाड़ा गोरी परिवार करता है। जिसका आपके उद्घाटन कौन करता है, भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है वो करता है। अब देखिए चिश्ती संप्रदाय की जो आपके शब्दावली है चिश्ती संप्रदाय की, वहां देखिए गुरु को पीर कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय के अंदर जो गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है। शिष्य को जो है मुरीद कहा जाता है, शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय के लोग जहां बैठते हैं उसे खानखा कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय के लोग जहां पर बैठते हैं उसे खानखा कहते हैं। तीर्थ यात्रा को ये जो है आपके जियारत कहा जाता है। इसके अंदर तीर्थ यात्रा जो होती है उसको इसके अंदर जियारत कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा जो होती है उसको तो जियारत कहा जाता है, जबकि जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको जो है जायरीन कहा जाता है। अब देखिए हजरत शेख हस्मानी हारूनी, ठीक है, हजरत शेख हस्मानी हारूनी जो है शिष्य थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद आता है आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ठीक है, फिर आता है आपके बाबा फरीद, फिर आता है आपके निजामुद्दीन औलिया और उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है इनको चरणबद्ध किया जा सकता है। तो साथियों आज के इस पार्ट के अंदर हमने जो है प्रमुख जो राजवंश थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है साथियों। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है रणथंभौर का जो है चौहान वंश के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, आपको जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, या ये जो पॉइंट है आपको अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा साथियों। और आप हमें जो है फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा एनवी एजुकेशन के। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की जो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है इन सभी की जो है लिंक भी मिल जाएंगे, जहां पर जाके आपको फेसबुक के ऊपर क्लिक करके आप हमारे पेज इंस्टाग्राम के ऊपर भी और हमारे टेलीग्राम तथा हमारे व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबरों के ऊपर आप अपना नाम और सिटी भेज सकते हैं, या हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो इन सभी के साथ जो है हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है रणथंभौर के जो है प्रमुख राजवंशों के बारे में और डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, इन्हीं के साथ मैं संपत लीडर आपसे अलविदा लेता हूं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।